हाँ, तो कल हमने महत्तम पूर्णांक और न्यूनतम पूर्णांक दोनों ही फलनों को समझ लिया है, समझ में आ गया है अच्छी प्रकार से। इसके बाद हम आगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और डेसिमल पार्ट फंक्शन, जिसे अपूर्णांश अथवा भिन्नांश फलन कहते हैं। तो देखिए क्या होता है ये अपूर्णांश या भिन्नांश के एक ही बात, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है। इसका सिंबल होता है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल करली ब्रैकेट। इससे पहले हमने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया था उसमें बड़े बॉक्स का प्रयोग किया था, बिग बॉक्स का, और यहाँ पर हम करली ब्रैकेट का प्रयोग कर रहे हैं, मझला ब्रैकेट का। और जो अपना न्यूनतम पूर्णांक फलन था, स्मॉलेस्ट फंक्शन था, उसमें क्या किया था स्मॉलेस्ट इंटीजर में, जिसे हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। तो वहां पर हमने जो बड़ा बॉक्स था उसके नीचे की तरफ से नहीं मोड़ा था, उसे ऊपर ही मोड़ा था केवल। तो ये सिंबल ध्यान में रखनी है हमें। तो ये सिंबल है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, भिन्नांश फलन का। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू इस प्रकार से फाइंड करते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x से हम किसको घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं महत्तम पूर्णांक फलन की वैल्यू को। f कहां से कहां परिभाषित है, रियल टू रियल। ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम केवल रियल फंक्शन की स्टडी है, अपने सिलेबस में रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन क्या होता है, जो रियल टू रियल होता है, और रियल वैल्यू फंक्शन वो होता है जिसकी वैल्यू रियल होती है। तो ये इस प्रकार से सिंबल होता है इसका, इसे हम सांकेतिक रूप में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट। ये फ्रैक्शनल फंक्शन इट्स वैल्यू ऑलवेज ए डेसिमल पार्ट, एक डेसिमल पार्ट में ही इसकी वैल्यू होगी हमेशा। 0 हो सकती है, अदरवाइज डेसिमल पार्ट होगा। इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं होती और 1 से अधिक भी नहीं होती है। 0 से 1 के बीच ही रहती है, 1 से कम होगी। तो कौन से पार्ट में चली जाती है इसकी वैल्यू, यहाँ पर अगर 0 है, रियल नंबर लाइन पे 1 है, तो 0 तो उसमें सबमिट होता है पर 1 उसमें सबमिट नहीं होगा। यानी इस पार्ट में इसकी वैल्यू आएगी 0 से 1, ओपन इंटरवल रहेगा 1 पर, और 0 इसमें सबमिट है तो क्लोज इंटरवल है। तो सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल, ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज, परिसर। तो ये ध्यान रखेंगे कि अपूर्णांश फलन का जो परिसर है, जो इसका रेंज है, वो क्या होता है, 0 से 1। इसीलिए तो इसे डेसिमल पार्ट फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो इमेज है, जो अपने डोमेन के जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं, उनकी इमेज इसी इंटरवल में रहेगी। तो ये इसका क्या बन जाएगा, रेंज। अब बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो देखते हैं ग्राफ को, वैल्यू 2 1 निकाल के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ जैसे 1.3 ये फाइंड करना चाहते हैं। 1.3 कैसे फाइंड करेंगे, x के स्थान पर हमने 1.3 यूज किया है, तो यहाँ लगाएंगे 1.3 माइनस 1.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आप पहले से जानते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.3 के लिए क्या देगा, 1 देगा। यानी इसके जो स्मॉल नेबरहुड में अतिलघु सामीप्य में जो इंटीजर है, तो उसमें से कौन सा वाला इंटीजर आएगा, इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट, छोटा वाला। और छोटा वाला कहाँ मिलता है,
रियल नंबर लाइन पे जाते हैं तो लेफ्ट में फाइंड होगा, और जब कि हमने वहाँ पर देखा था तो वो राइट में फाइंड होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.3 माइनस 1, तो वैल्यू क्या आ गई? 0.3 आ गई। और देखते हैं वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1.9 तक ले लें, 1.9 ले लें, तब क्या आएगी? 1.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.9, इसका तो 1 ही ओपन होगा, तो यहाँ पर -1 तब वैल्यू आ जाएगी 0.9। अगर एक नेगेटिव नंबर लेके देखते हैं, जैसे हमने नेगेटिव में 2.3 ले लिया, तब माइनस का 2.3, ये तो x है, सब्ट्रैक्ट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो छोटे वाले पूर्णांक को देगा। ये डेसिमल पार्ट है, और कोई भी डेसिमल पार्ट है जो डेसिमल नंबर है, वो डेसिमल नंबर ऑलवेज कहाँ पर होता है? एग्जिस्ट टू इंटीजर्स, यानी दो पूर्णांकों के बीच में ही होता है। तो 2 इंटीजर्स थे, तो उसमें से छोटे वाले को देगा, तो इसको ओपन करेंगे तो माइनस का 2.3 सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्या वैल्यू आएगी बताओ? -3 छोटा है या -2 छोटा है? तो छोटा वाला तो -3 हुआ ना, -3 और -2 के बीच में है, तो छोटे वाले को देगा तो -3 को देगा। अब यहाँ पर हम सामान्य छोटा कोष्टक लगा लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगा लेंगे। हमने फंक्शन हटा दिया, क्यों लगाना पड़ेगा? तो 2 साइन एक साथ आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो आगे इसे सॉल्व करने पर -2.3 और माइनस क्या हो जाएगा? +3। तो वैल्यू इसकी ऑलवेज पॉजिटिव है, वैल्यू कभी नेगेटिव दे नहीं सकता है, इसीलिए तो इसका रेंज ये है। क्योंकि उस वक्त जब नेगेटिव नंबर लेंगे तो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, जो संख्यात्मक मान है, वो किसका अधिक हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले पार्ट का। इसकी वैल्यू है वो, इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, संख्यात्मक मान, और ये कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। तो इसलिए कैसी वैल्यू आ जाएगी? पॉजिटिव। अब 3 से 2.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 0.7 आ गया। इसी में आएगा, कोई भी नंबर लगा लें। अगर इसमें इंटीजर लगाएंगे तो क्या आएगा? कोई इंटीजर लगा के देखते हैं। जैसे इंटीजर चाहे नेगेटिव लगाए या पॉजिटिव लगाए, कैसा भी लगाए। जैसे हमने इसमें लगा दिया 7, तो क्या आना चाहिए? तो 7 माइनस इंटीजर पर तो इंटीजर ही ओपन होता है, तो इसलिए 7 - 7 क्या आ जाएगा? 0। नेगेटिव लगाऊंगा तब भी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो भी क्या आएगा? 0 ही है। किसी भी नंबर पे देखें, इंटीजर पे इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। कौन से? की फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। और जब कि उन दोनों फंक्शन की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर था और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन था, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है? उसकी वैल्यू आती है उसी इंटीजर के इक्वल, और इसकी वैल्यू हो जाती है 0। समझ में आ गया इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो इसका रेंज क्या हो जाता है? 0 to 1। ठीक है, अब इसके ग्राफ देखते हैं। ग्राफ को ध्यान से समझना। ये ओरिजिन हो गया, ये y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव एंड x नेगेटिव। यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ पर होंगे 1 2 3 4। क्या आपको पता है कि जो मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ वो कोई नंबर कितनी दूरी पर है? कुछ नहीं पता। एक स्केल है, एक स्केल लिया है हमने, कोई भी ले सकते हैं, एक पैमाना है, पर इतना जरूर है कि सबको हम सेम डिस्टेंस पर रखेंगे। वो डिस्टेंस हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर पर बना रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पर तो आपको ग्राफ पेपर पे लाइन मिलेंगे, उसके हिसाब से हम चूज कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर का होता है जो बड़ा वाला बॉक्स है, वो 1 सेंटीमीटर का होता है। 1 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट। 1 2 3 ऐसे इस पर पॉजिटिव, और इधर आ जाएंगे नेगेटिव नंबर। इधर भी चलेंगे नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3, ये चलता रहेगा नेगेटिव, ये चलता रहेगा इधर नेगेटिव में, इधर पॉजिटिव। ये 3 डॉट का मतलब तो आप जानते ही हैं, ये 3 डॉट बराबर में लगाते हैं, इसका क्या मतलब होता है? एंडलेस का सिंबल है ये, 3 ही डॉट लगाते हैं। 3 डॉट का मतलब होता है नॉन स्टॉप।
अर्थात जिस पैटर्न पे आप चल रहे हो उसी पैटर्न पे चलते रहिए। अब इधर जाओगे तो पॉजिटिव साइड है, तो प्लस अनंत की ओर तक नहीं जा सकते, क्योंकि इनफाइनाइट एक सिंबल है, कोई नंबर नहीं है। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है जिस पे आप पहुंच जाओगे, उसकी ओर जाओगे। इधर जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट की ओर जाओगे, समझ गए? तो ये 3 डॉट बराबर में लगाते हैं, इसका मतलब होता है एंडलेस, नॉन स्टॉप हो गया। और एक लगा देते हैं तो आप जानते हैं फुल स्टॉप हो जाता है। तो एक डॉट लगाएंगे तब तो फुल स्टॉप हो जाएगा, और 3 डॉट लगा देंगे तो नॉन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब इसके आरेख को बनाते हैं। तो 0 पर इसकी वैल्यू क्या आई है? 0। कोई भी इंटीजर हो, 0 भी तो इंटीजर है, तो 0 पर 0 आएगी इसकी वैल्यू, हमने देख लिया है अभी। अब 0 के बाद में जैसे ही एक्स अक्ष पर पॉजिटिव साइड में चलूंगा, जैसे मान लो मुझे पता नहीं है कि 0 के बाद क्या आएगा, ये तो किसी को नहीं पता है। रियल नंबर लाइन पे प्रेडिसेसर और सक्सेसर को बताया ही नहीं जा सकता। किसी भी नंबर को आप ले लें और फिर आपसे पूछा जाए कि इस नंबर का प्रेडिसेसर क्या है और इसका सक्सेसर क्या है। प्रेडिसेसर का मतलब समझते हो, जस्ट बिफोर। सक्सेसर का मतलब होता है जस्ट आफ्टर, यानी तुरंत पहले आने वाला नंबर और तुरंत बाद में आने वाला नंबर हम बता नहीं सकते हैं रियल नंबर लाइन पर। तो फिर हम वैसे ही अनुमान से, आइडिया से मान लेते हैं कि पॉइंट 1 पे जाएंगे, लेकिन ये हमें पता है कि पॉइंट 1 पे जाएंगे तो हमें फाइंड क्या होगा? पॉइंट 1 पे जाएंगे तो पॉइंट 1 यहाँ पर रखेंगे और वो तो 1 ही हो जाएगा, वो तो 0 ही देगा। जब पॉइंट 1 यहाँ पर रखूंगा मैं, या देख लेते हैं हम रख के, जैसे मैंने इसके अंदर पॉइंट 1 रखा तो यहाँ पर तो पॉइंट 1 ही आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू पॉइंट 1 पे 0 आएगी कि नहीं दूसरे पार्ट की, तो पॉइंट 1 ही तो फाइंड होगा। पॉइंट 2 पे पॉइंट 2, पॉइंट 3 पे पॉइंट 3, पॉइंट 9 तक, ऐसे ही पॉइंट 9 तक फाइंड होते रहेंगे हमें। तो केवल उस जो फ्रैक्शनल पार्ट नंबर है उसका केवल कौन सा पार्ट रहेगा अपने पास? डेसिमल पार्ट। इंटीजर पार्ट तो वहां पर लेफ्ट हो जाएगा। जैसे वैल्यू निकालोगे आप 1.1 या 0.1, तो 0.1 यहाँ पर इसके अंदर आएगा 0.1, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो 0.1 माइनस 0, तो ये क्या आएगा? 0.1 ही रह जाएगा। 0.9 तक जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये वाला भाग है, ये तो 0 होता रहेगा। तो जो x की वैल्यू आप लगाओगे वही फाइंड होती रहेगी, वही फाइंड होती रहेगी। तो वो वैल्यू किसके इक्वल है? फंक्शन ऑफ x इक्वल, फंक्शन ऑफ x क्या होता है? y होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, वही तो y है। तो x जितना आगे बढ़ेगा ठीक उतना ही ऊपर y उठता चला जाएगा। तो अर्थात x और y एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर लाइन चलेगी, तो सेम डिस्टेंस पर ऐसे चलता रहेगा। पर यह ध्यान देना है, सेम डिस्टेंस पे चल तो रहा है, लेकिन जैसे ही हम 1 पर आएंगे, जो बढ़ते हुए 1 पर आएंगे, इसका ग्राफ उठता चला जाएगा। एक्स और वाई एक्सिस सेम डिस्टेंस पे चल रहा है, 1 पे आएंगे तुरंत 0 पर आ जाएगा। यहाँ पर 1 सबमिट नहीं होगा, 1 के सामने आते ही 1 यहाँ पर सबमिट नहीं है। 1 पे फिर 0 हो जाएगा, इंटीजर पर फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर दोबारा हम आगे चलेंगे 1.1 लेंगे तो 1.1, लेकिन ये वाला पार्ट तो हमें 1 ही देता रहेगा 1.9 तक। तो 1.1 से हम 1 को लेफ्ट करेंगे तो 0.1, फिर 0.2, 0.3, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो ठीक ऐसे ही फिर ग्राफ अपने लग जाएगा सेम डिस्टेंस पे। और जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही ग्राफ ऊपर उठ जाया करेगा। तो इसके पैरेलल चलेगा, इसके समांतर ही चलेगा, तो इसके समांतर हम इस प्रकार से चलने लगेगा। लेकिन जैसे ही हम 2 पर आएंगे तो फिर 2 यहाँ पर सबमिट नहीं होगा, 2 यहाँ पर सबमिट नहीं है, समझ में आ गई बात? 2 यहाँ पर सबमिट नहीं है, 2 पर वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, ग्राफ एक साथ फिर नीचे आ जाएगा। फिर हम 2 से आगे चलेंगे तो 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे आगे चलेंगे तो ये वैल्यू तो 2 फाइंड होती रहेगी। तो पॉइंटों वाली यानी केवल डेसिमल पार्ट मिलता रहेगा, और ये इसके पैरेलल इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो जैसे ही 3 पर आएंगे तो 3 फिर इसमें सबमिट नहीं होगा, और 3 पर तो आप समझ ही गए हैं कि इसका ग्राफ भी इस प्रकार से टूट करके चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है अलग अलग। और ऐसे ही हम माइनस में बात करते हैं, जैसे यहाँ पर नेगेटिव में आ गए, नेगेटिव, लेकिन वैल्यू तो पॉजिटिव ही आ रही है, वैल्यू तो कभी भी इसकी नेगेटिव आई नहीं है, वैल्यू तो पॉजिटिव ही आई है। तो इसी पार्ट में आएगी, तब भी क्या होगा? माइनस में लगाएंगे 0.1, 0.2 ऐसे पीछे हटते जाएंगे, तो वैल्यू आपको उसी पार्ट में मिलेगी, सेम डिस्टेंस में रहेगा और इसके पैरेलल चलेगा। तो इस प्रकार से यह चलता रहेगा।
लेकिन जैसे ही आप कहाँ पहुंचोगे 0 पर, तो 0 यहाँ नहीं होगा, 0 आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे चला गया। फिर आप और इस पे जाओगे तो वही स्थिति यहाँ पर बनेगी, 1 इसमें नहीं होगा, -1 तो फिर 0 हो जाएगा, जो किसी भी इंटीजर पे 0 हो जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इसका ग्राफ इस प्रकार से फाइंड होगा। तो ये किस प्रकार का फंक्शन है आपका, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कह सकते हैं, डेसिमल पार्ट कह सकते हैं, या इसको अपूर्णांश भिन्नांश क्यों कहते हैं भिन्नांश, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है, जिसकी इमेज आती है किसी भी एलिमेंट की, वो ऑलवेज एक फ्रैक्शनल नंबर, एक डेसिमल नंबर, यानी पॉइंटों में ही आएगी। समझ में आ गया पूरा इसका आरेख क्या है, सिस्टम क्या है। तो आपको कल से और आज तक 3 फलनों के बारे में जानकारी दी गई है। चौथा आपका तस्मक फलन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। फलनों की जानकारी में कहीं भी कमी रह जाएगी, किंचित मात्र भी संदेह आपको रह जाएगा, तो ये मान लेना चाहिए आपको कि आप वहीं कमजोर बन जाओगे। क्योंकि फलनों का ही प्रयोग, जो गणित की ब्रांच है कैलकुलस, उसके अंतर्गत हम फलनों का ही प्रयोग करेंगे, फलनों का ही अध्ययन करेंगे, विभिन्न प्रकार के फलन आएंगे और फलनों पर ही हम ऑपरेशन, जो आपका इंटीग्रेशन है, एक डिफरेंशिएशन है, समाकलन, अवकलन, इनका प्रयोग करेंगे। तो फलनों की जानकारी भली भांति कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो। अगर तुम्हारी समझ में यहाँ तक आ गया है, फलन तो अभी और भी बहुत है, बताएंगे आगे, पर जितना बताते जा रहे हैं उतना आपकी समझ में आना अनिवार्य है। अगर ये समझ में आ गए हैं तो रिटर्न बना कर लेते हैं। हाँ, तो जो तस्मक फलन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, कैसा फलन है ये? वह फलन जिसके अंतर्गत प्रांत के किसी बिंदु का प्रतिबिंब, जो इसकी इमेज है, वो स्वयं की युगल होती है, तथा फलन के प्रांत, परिसर एवं सह-प्रांत तीनों ही क्या हो जाते हैं, युगल। अर्थात यहाँ पर जिस समुच्चय से ये परिभाषित है, तो उसी समुच्चय पर परिभाषित हो जाता है, उसी पे डिफाइंड होता है। रियल टू रियल, या रियल का कोई सबसेट है, कोई भी उपसमुच्चय है, तो उसी पर परिभाषित होता है। इसे हम आई द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, fx = x, ऐसे हम सूचित डिनोट करते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना चाहिए कि यदि फंक्शन a to b पे डिफाइन हो जाता है, a b का क्या हो जाता है, सबसेट, b a का सबसेट हो जाएगा, फिर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, उधर एलिमेंट कम पड़ जाएंगे। तो a में जितने एलिमेंट हैं उतने b में होने चाहिए, उससे अधिक भी हो सकते हैं, उसके बराबर तो होने ही चाहिए, और वही एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि इसकी इमेज है वो उसी के बराबर है। तो इधर एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो उधर भी तो 1 2 3 4 चाहिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गई तो उसी स्थिति में ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। सबसेट हो जाएगा तो ए बी का कैसा सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। और जब इक्वल होते हैं सबसेट तो तब भी रहता है, पर वो प्रॉपर नहीं होता। उस स्थिति में बी सुपरसेट नहीं बनता है, बी लौट के उसका क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। जब एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तब क्या हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा, अधिसमुच्चय हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, उचित उपसमुच्चय हो जाएगा। तो उसी स्थिति में फंक्शन तो डिफाइंड हो जाएगा, फलन तो परिभाषित हो जाएगा, क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय है, तो उसके लिए एलिमेंट मिल जाएंगे, वहां पर इमेज इक्वल है, मिल जाएगी। परंतु ये जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन न होकर के कैसा फंक्शन बन जाएगा, इंक्लूजन फंक्शन बन जाएगा। अर्थात इसको हम तस्मक फलन कह करके आविष्टि फलन के नाम से जानेंगे। तब ये कैसा फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आविष्टि फंक्शन बन जाता है, इंक्लूजन फंक्शन बन जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि तस्मक फलन के लिए प्रांत और सह-प्रांत बराबर हो जाएंगे, परिसर तो पहले से ही बराबर है, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक बिंदु का इमेज है वो स्वयं के इक्वल है। तो प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के इक्वल इमेज रखता है, तो उसकी जो रेंज है वो तो इक्वल है ही, लेकिन कोडोमेन उससे बड़ा भी हो सकता है इमेज से।
अगर बड़ा हो गया तो उसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये आविष्टि फलन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे हम इंक्लूजन फंक्शन के नाम से जानेंगे। समझ गए ना? तस्मत् फलन और आविष्टि फलन में क्या अंतर है? तस्मत् फलन और आविष्टि फलन में यही अंतर है कि परिसर तो दोनों में समान रहता है, रेंज तो दोनों में इक्वल है, परंतु वहां पर जो कोडोमेन है, जो क्षयप्रांत है, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है उससे, अर्थात जो उसका डोमेन है वो कोडोमेन का सबसेट बन जाता है। कैसा सबसेट बनता है? प्रॉपर सबसेट। तब ये हो जाता है इंक्लूजन फंक्शन। क्लियर? तस्मत् फलन का आरेख इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसका जो आरेख है वो मूल बिंदु से गुजरने वाली ऐसी सरल रेखा होती है जो दोनों अक्षों से समान दूरी पर रहती है, अर्थात क्या होती है, उसको बाइसेक्ट करती हुई जाती है, अर्धक कह सकते हैं, अर्धक होती है। और क्लियर हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बड़े बॉक्स में एक्स लिख करके। इसका मान निकटतम छोटे पूर्णांक के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर जरा ध्यान देंगे कि निकटतम छोटे पूर्णांक के बराबर वैल्यू दे रहा है और है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन इसकी वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है? किसी भी डेसिमल नंबर पर, किसी भी जो आपका फ्रैक्शनल नंबर है, दशमलव वाली संख्या है, तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? निकटतम छोटे पूर्णांक के बराबर आएगी। दशमलव वाली संख्या हमेशा दो पूर्णांकों के बीच में स्थित होती है और छोटा वाला पूर्णांक कहाँ मिलेगा आपको? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में मिलेगा, तो लेफ्ट वाले पूर्णांक के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। परंतु इसमें इंटीजर ही लगाया जाए, पूर्णांक ही लगाया जाए, तो उसी पूर्णांक के बराबर वैल्यू देगा, अर्थात इसकी वैल्यू हमेशा एक इंटीजर आएगी, हमेशा इंटीजर आएगी। अगर ये रियल से रियल डिफाइन हो रहा है तो इसकी इमेज क्या बन जाएगी? इसकी परिसर बन जाएगी जेड, पूर्णांकों का समुच्चय ही बन जाएगा, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? उस वक्त जेड हो जाएगा। इसे हम स्टेप फंक्शन यानी पग फलन अथवा फ्लोर फंक्शन भी कह देते हैं। इसको फ्लोर फंक्शन कहने का मतलब पहले वीडियो में मैं बताया था, समझाया था कि फ्लोर फंक्शन इसलिए कह रहे हैं कि इसकी एक सीढ़ी कहाँ पर आ रही है, फ्लोर का मानते हैं क्षैतिज में एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, तो फ्लोर पर फ्लोर फंक्शन भी कह देते हैं। इसका आरेख कैसे प्राप्त होता है? सीढ़ी नुमा प्राप्त होता है इस प्रकार से, इसीलिए तो इसे स्टेप फंक्शन कह रहे हैं, तो सीढ़ी नुमा ऐसे प्राप्त हो जाता है। क्लियर? न्यूनतम पूर्णांक फलन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल, जो बड़ा बॉक्स में उसे नीचे नहीं मोड़ना, इस प्रकार से इसे डिनोट करेंगे और एफ डिफाइंड हो रहा है रियल टू रियल। इसका मान किसी भी फ्रैक्शनल नंबर पर, जो भी कोई डेसिमल नंबर होता है वो टू इंटीजर्स के बीच में ही स्थित होता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो उसके स्मॉल नेबरहुड में जो दो इंटीजर है उनमें से कौन से वाले इंटीजर के इक्वल होगी? बड़े वाले इंटीजर। बड़ा वाला कहाँ होता है? राइट में, अर्थात दाईं ओर वाले इंटीजर के इक्वल होगी। और अगर इंटीजर है तो इंटीजर पर इसकी इमेज उसी इंटीजर के इक्वल होती है। तो उसमें यानी जो आपका अभी आपने देखा था इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब देख रहे हो स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि उसकी वैल्यू भी इंटीजर आती है, इसकी वैल्यू भी इंटीजर, ये तो समानता है दोनों में। अंतर इतना है कि वो लेता है छोटे वाले इंटीजर को और ये वैल्यू बड़े वाले इंटीजर को देता है। तो राइट वाला इंटीजर बड़ा होता है और लेफ्ट वाला छोटा होता है। और रेंज तो इसकी भी इंटीजर जेड ही होगी और इसे भी पग फलन कहते हैं, उसे भी पग, दोनों को स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इसका भी जो आपको आरेख मिल रहा है, जो ग्राफ मिल रहा है, वो कैसा मिल रहा है? लैडर ट्रैक का मिल रहा है, लैडर ट्रैक का मिल रहा है, अर्थात सीढ़ी नुमा में प्राप्त हो रहा है। तो स्टेप फंक्शन तो ये भी है और स्टेप फंक्शन वह भी है, परंतु इसको कहते हैं सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। सीलिंग क्यों कह रहे हैं आप समझ पा रहे हो, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में भी तुम्हें क्लियर किया है हमने कि सीलिंग क्यों कहते हैं। इसकी जो पहली सीढ़ी है जो राइट में जाते हैं अपन क्षैतिज पे एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर न होकर के कहाँ पर मिलता है? यानी हमें ऊपर मिलता है, ऊपर मिलता है। तो ऊपर आप जानते हो सीलिंग फैन जानते हो, तो इसे भी जानते हो सीलिंग क्यों कह रहे हैं। ठीक है, कंफर्म। अपूर्णांश अथवा भिन्नांश फलन, फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट फंक्शन। तो क्या होता है डेसिमल पार्ट फंक्शन? इसे रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, मझले कोष्ठक के द्वारा।
लेकिन इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है? x में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, महत्तम पूर्णांक फलन की वैल्यू। इस प्रकार से इसे फाइंड करते हैं। अगर ये रियल टू रियल डिफाइंड है तब इसका जो रेंज है, फलन का जो परिसर है वो क्या होता है? क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, अर्थात 0 तो इसमें सबमिट होता है पर 1 इसमें सबमिट नहीं होता। इसकी वैल्यू ऑलवेज एक फ्रैक्शनल नंबर आती है, एक डेसिमल नंबर आती है, इसीलिए तो इसे डेसिमल पार्ट फंक्शन कहा जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो क्वांटम में ही, दशमलव में ही प्राप्त होगी आपको। 0 कब आती है? जब किसी इंटीजर पर फाइंड करेंगे। इंटीजर पर फाइंड करते हैं तो इंटीजर और इसकी वैल्यू भी इंटीजर हो जाती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। कहीं कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही तो इसका आरेख भी समझ लेते हैं जल्दी से, क्लास आज की थोड़ी लंबी हो गई है तो समझ लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक्स एक्सिस पे तो वाई पे वैल्यू ठीक उतनी ही प्राप्त होगी, परंतु जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे 1 पे तो 1 पे 0 हो जाएगा, 0 फाइंड हो जाएगा ना, इंटीजर पे 0 हो जाएगा तो ग्राफ यहाँ से हटके ये 1 यहाँ सबमिट नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा। 1 पे वैल्यू कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी, तो ग्राफ आपका नीचे डाउन एक साथ एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्योंकि y क्या 0, y 0 होगा तो कहाँ पे होगा वो पॉइंट? एक्स एक्सिस पे ही होगा, एक्स एक्सिस पे ही y 0 होता है तो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा तुरंत। और फिर ऐसे ही y के x के साथ साथ y ऊपर उठेगा और फिर जैसे ही 2 पे जाएंगे तो फिर एक साथ 0 पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 0 पर 0 वैल्यू है तो 0 यहाँ सबमिट नहीं है, तो इसका जो ग्राफ है वो टूट टूट के इस प्रकार से कैसे चल रहा है? पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होता हुआ इस प्रकार से टूट टूट के चलेगा। समझ में आ गया? क्लियर? कहीं कोई किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आपको पूछना चाहिए, पर कहीं भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे क्लास यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में बहुत फलन है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जब सभी फलनों को समझ लेंगे, घबराना नहीं है कि बहुत फलन मैंने कह दिया तो न जाने कितने फलन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फलनों को हम विस्तार से पढ़ा देंगे। उसके बाद आपको केवल और केवल हम 5 प्रकार बताएंगे और उन्हीं में सभी फलनों को सबमिट कर देंगे, तो उन्हीं में से अलग अलग फलन निकलने लगेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गणित के अंदर जो डर गया सो अपने घर गया। वो कोचिंग क्यों आया? उसे आने की जरूरत क्या थी? जो डर गया सो घर गया, वो घर ही रह जाता है। डरने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी बताया है कि गणित की कमजोरी है उसकी क्रमबद्धता। आपको स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। एक भी स्टेप आपका कमजोर पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है, वहीं से आपका गणित वीक हो जाएगा, गणित के 2 भाग हो जाएंगे। तो गणित एक ही साथ ऐसे चलना चाहिए, एक माला में पिरो। अगर माला को एक जगह से भी तोड़ दोगे तो माला बिखर जाएगी। तो गणित उसी माला की तरह है, तभी माला में मोती रह सकते हैं जब वो जुड़ी हुई है। अगर माला को एक स्थान से भी आप तोड़ दोगे तो पूरे मोती बिखर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से गणित होता है। गणित से सरल कोई सब्जेक्ट होता नहीं है और गणित से कठिन कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन गणित कठिन नहीं है, उसे कठिन हम बना लेते हैं उसकी क्रमबद्धता को तोड़ करके। अगर उसमें क्रमबद्धता रखी जाए तो गणित से सरल कोई सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको जुड़े हुए रहना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।